नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास को पढ़ रहे। विश्व इतिहास के तहत हम नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेपोलियन तृतीय के सम्राट बनने से पूर्व फ्रांस की परिस्थितियों के बारे में हमने जाना। 1848 ईस्वी में किस तरीके से क्या होती है, जो क्रांति होती है फ्रांस में, और द्वितीय गणराज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। द्वितीय गणराज्य की स्थापना होने के साथ ही एक अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसके द्वारा जो शासन संचालित किया जाता है, और उसी अनुसार अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाती है जब तक एक स्थायी सरकार का क्या नहीं हो, चयन नहीं हो। वैकल्पिक तौर पे उसके द्वारा क्या की जाती है, अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाती है, जिसके अंदर हमने देखा जो लामार्तीन और ये लुई ब्ला, ये 5 मुख्य व्यक्ति होते हैं। उसके अलावा जो अंतरिम सरकार के द्वारा अपना कार्य करते हुए उनके द्वारा जैसा कि वादा किया था फ्रांस की जनता के द्वारा कि गणतंत्र की स्थापना होगी, सभी को वयस्क मताधिकार मिलेगा, और जो राजनीतिक जो अपराध है उनके लिए जो क्या होगी, सजा का प्रावधान खत्म, जो मृत्युदंड की सजा वो समाप्त कर दी जाएगी, प्रेस को स्वतंत्रता मिलेगी। तो उन वादों के मुताबिक उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा समाजवादियों और गणतंत्रवादियों में जो किस तरीके से जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष में गणतंत्रवादियों की क्या होती है, जीत होती है। अब अंतरिम सरकार के द्वारा जो निर्वाचन करवाया जाता है, चुनाव करवाए जाते हैं जनता को वयस्क मताधिकार देते हुए। इसी चुनाव में हमने देखा 900 में से 800 सीटें किसे प्राप्त होती है, स्थान जो गणतंत्रवादियों को होते हैं, और इसी के दौरान और संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष में हमने देखा कि उनके द्वारा इस संघर्ष का क्या कर दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक जो विधानमंडल है उसकी जो स्थापना हो जाती है, विधानमंडल का जो चुनाव हो जाता है, उन चुने हुए सदस्यों के द्वारा जो फ्रांस के लिए जो एक एक संविधान का जो वादा किया जाता है, उनके द्वारा जो उस संविधान का निर्माण किया जाता है। तो उस संविधान में हम देखेंगे इस संविधान की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती है, मुख्य बातें होती है, इसमें कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं, उनका हम आज जिक्र करेंगे। तो नवीन गणतंत्रीय संविधान जो विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो चुने निर्वाचित हुए सदस्यों के द्वारा जो बनाया जाता है, उसकी हम बात करेंगे। इनके द्वारा जो निर्वाचित होने के पश्चात ये अक्टूबर में इसका निर्माण कर दिया जाता है संविधान का। जो संविधान सभा, चाहे तुम विधानमंडल कर दो या संविधान सभा, जो निर्वाचित सदस्य है, उससे पहले इनके द्वारा जो इन्हीं सदस्यों में से जो कार्यपालिका आयोग का गठन कर दिया गया, उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था को संभाली गई, और अंतरिम सरकार के द्वारा क्या दे दिया गया, इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया गया था। अब बात करते हैं कि इस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूट में जो क्या क्या प्रावधान फ्रांस के संविधान में किए जाते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। तो एक तो लोकतंत्र पर आधारित गणराज्य की स्थापना, जैसा कि फ्रांस की जनता के साथ उन्होंने वादा किया था गणतंत्रवादियों ने, तो इसी वादे के मुताबिक उस वादे को निभाते हुए जो फ्रांस में क्या किया जाता है, जो वयस्क मताधिकार यानी एक निश्चित आयु पर सभी को वोट देने का जो अधिकार दिया जाता है, उससे वयस्क मताधिकार कहते हैं। जैसे भारत में 18 वर्ष आयु प्राप्त सभी व्यक्तियों को क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो वयस्क मताधिकार आयु कितनी, 18। तो वयस्क मताधिकार के आधार पे जो एक गणराज्य यानी कि गणतंत्र की स्थापना की जाती है फ्रांस में। पहली बात तो ये रहती है इसकी। अब इसके अलावा वयस्क मताधिकार के आधार पर कि यानी कि जो वयस्क व्यक्ति है जिनको मत का अधिकार मिला है, उनके द्वारा ही जो एक सदन वाला जो विधानमंडल होगा, उनके सदस्यों को क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। उन सदस्यों का निर्वाचन करके उन सदस्यों को इस विधानमंडल में पहुंचाया जाएगा विभिन्न प्रांतों से। अब इस विधानमंडल में कितने सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या 750 होगी, 750 सदस्य होंगे, और जिनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष होगा। 3 वर्षों पश्चात इन्हें जो पुनः क्या होगा, निर्वाचन। जैसे तुम देखते हो लोकसभा चुनाव होते हैं ना, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है लोकसभा सदस्यों का। चाहे बात करो तुम विधानसभा सदस्यों का देख लो, इसी तरीके से ये व्यवस्था की जाती है, और उनके लिए 3 वर्ष का जो कार्यकाल निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, यानी कि जो
विशेष शक्तियां, कार्यपालिका की शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित कर दी जाती है। राष्ट्रपति को शक्तिशाली यहाँ बना दिया जाता है, जिसके तहत और राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था की जाती है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होगा, लोगों के द्वारा सीधे जो अपने राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, निर्वाचित। जैसे तुम देखो अमेरिका की जो निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति की, तो वहाँ पे सीधा जनता के द्वारा किया जाता है। और अपने यहाँ राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो कैसी है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है वयस्क मताधिकार के आधार पे। और 4 वर्षों का इसका कार्यकाल क्या कर दिया जाता है? निश्चित कर दिया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित कर दिया जाता है। उसके अलावा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे ये मुखिया यही हो गया राष्ट्रपति, तो उसके द्वारा जो मंत्रिमंडल होगा उसकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाएगी। और उसके अलावा मंत्रिमंडल जो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? संपूर्ण विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। हालांकि इसकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति की। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ना होकर जो विधानमंडल यानी जो एक सदन वाले सारे सदस्य 750 लोग हैं उनके प्रति क्या होगी? जिम्मेदार होगी। और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के ऊपर कौन होगा? ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? इनसे पूछने वाला कौन होगा? तो इसके तहत इनके द्वारा व्यवस्था की जाती है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल जो बात की जाए न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका, उसके प्रति क्या उत्तरदायी होगा। अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका के प्रति। और किसी गलती के बारे में पूछने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति से अगर होगा तो वह न्यायपालिका को होगा। उससे आगे बढ़ते हैं तो एक प्रावधान इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया जाता है कि जो विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है, विधानमंडल जो सदस्य इनके द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है, राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को निलंबित कर सकता है, यानी सस्पेंड कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसे वापस दोबारा लौटा दिया। राजनीति विज्ञान के तहत तो आप अध्ययन करते ही हो, तो वापस लौटा सकता है। ये व्यवस्था उसमें की जाती है कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी विधेयक यानी जो कानून बनाते हैं, क्या है? कानून बना दिया मान लो आपने, ठीक है, ये बनाएंगे सदस्य, ये कानून बनाएंगे, उसको रोकने का अधिकार, निलंबन यानी रोकने का अधिकार किसे मिलेगा? राष्ट्रपति को मिलेगा। और जो विधानमंडल के द्वारा एक जो क्या किया जाएगा? राज्यसभा का गठन किया जाएगा। राज्यसभा यानी जो अतिरिक्त सदन होगा उसका गठन किया जाए। जैसे तुम देखते हो ना भारत में लोकसभा के अलावा जो राज्यसभा होती है उनका गठन किया इनके द्वारा। हम प्रत्यक्ष रूप से उनको जो चुनते नहीं है, तो इस तरीके से एक अतिरिक्त सदन की व्यवस्था की जाती है जो विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित होंगे। और इन सदस्यों का कार्य क्या होगा? कोई भी विधेयक है, मान लो कोई भी कानून बनाना, उसका जो मसविदा यानी उसका प्रारूप बनाकर ये किनको देंगे? इन लोगों को देंगे। और ये उनकी जो शासन संचालन में या कानून बनाने में जो क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो ये इतने जो प्रावधान हमें जो क्या देखने को मिलते हैं इस फ्रांस के नए संविधान में देखने को मिलते हैं, या नवीन गणतंत्रीय संविधान में इन बातों का जो उल्लेख हमें मिलता है। और ये जो व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति के लिए, जो वहाँ के फ्रांस के कई विद्वानों के द्वारा भी इसका जो विरोध किया गया है, उनके द्वारा कहा गया है कि इससे जो राष्ट्रपति के निरंकुश बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और अंत तक यही होता है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनकर राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो संपूर्ण शक्तियाँ उसके हाथ में रहती है, और सीधा जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है तो उसके निरंकुश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उन परिस्थितियों में जैसे ही लुई नेपोलियन वहाँ का राष्ट्रपति बनता है, और जिस अवस्था में वह राजवंश से संबंधित है, उसके द्वारा तो गणतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और इसी दौरान जो उसके द्वारा 4 वर्षों के पश्चात पुनः जो फ्रांस के गणतंत्र को क्या कर दिया जाता है? गणराज्य को समाप्त कर दिया जाता है। और इस संविधान के तहत जो चुनाव करवाया जाता है, और ये संविधान संपूर्ण हो जाता है, पारित हो जाता है 23 अक्टूबर 1848 से। और राष्ट्रपति चुनाव इसके बाद करवाए जाते हैं, जिसके 4 प्रत्याशी होते हैं, यानी कि दावेदार होते हैं। 4 लोग होते हैं राष्ट्रपति पद के दावेदार। एक तो लामार्टिन जो गणराज्य का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, गणतंत्रवादी, और उसके अलावा लुई नेपोलियन है जो राजवंश से संबंधित। जनरल केवेनियाक जब इसे जो अधिनायक बनाया जाता है उस वक्त बात की जाए विद्रोह के दौरान। और लेंद्रू रोलिन, जिनमें सबसे आगे कौन होता है? लुई नेपोलियन होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की
फ्रांस में जो 1848 ईस्वी की क्रांति के पश्चात जो विधानमंडल का गठन होता है अंतरिम सरकार के पश्चात, उस विधानमंडल के द्वारा जो क्या किया जाता है, फ्रांस के लिए एक संविधान बनाया जाता है। उसकी संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने जिक्र किया, जिसके तहत हमने देखा कि फ्रांस में जो गणराज्य की स्थापना हो जाती है लोकतंत्र पर आधारित। उसके अलावा जो सबको वयस्क मताधिकार दे दिया जाता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदन वाले जो विधानमंडल की व्यवस्था की जाती है। उस विधानमंडल में टोटल सदस्य कितने होंगे, 750 होंगे और इनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्षों तक का इनका कार्यकाल होगा। और उसके अलावा कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित कर दी जाती है और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने 4 वर्ष निर्धारित कर दिया जाता है। और इसका भी निर्वाचन कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके हाथ में दे दी जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में दे दी जाती है। और मंत्रिमंडल को जो उत्तरदायी रखा जाता है वो संपूर्ण विधानमंडल के प्रति रखा जाता है। राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल है जो न्यायपालिका के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। इस तरीके से व्यवस्था की जाती है। और राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया जाता है किसी भी कानून को यानी विधेयक को निलंबित करने का। और विधानमंडल के द्वारा एक अन्य सदन राज्यसभा का गठन कर दिया जाता है। विधायकों के जो ये विधेयक वगैरह जो कानून बनेंगे उसके प्रारूप बनाकर जो तैयार करेगा, किस तरीके से कानून, कौन से कानूनों की आवश्यकता है, ये जिम्मेदारी इसको दी जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पे जो बात की जाए निर्वाचित विधानमंडल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस संविधान का जो संविधान को तैयार किया जाता है, जो नवीन गणतंत्रीय संविधान होता है फ्रांस में। और इसके अनुसार जो गणतंत्र की स्थापना की जाती है और ये संविधान जो लागू कर दिया जाता है 23 अक्टूबर 1848। इस संविधान के अनुसार ही वहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव के 4 प्रत्याशी होते हैं, जिनमें लामार्टिन, लुई नेपोलियन, जनरल कैवेनियाक और लेंद्रू रोलिन। तो इन राष्ट्रपति चुनाव में हम देखेंगे नेपोलियन के नाम की वजह से जो इसको क्या मिलती है, विजय हासिल, जो जीत मिल जाती है। और धीरे धीरे इसके द्वारा हम देखेंगे किस तरीके से गणतंत्र को समाप्त करके जो पुनः जो बात की जाए राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। और ये फ्रांस का सम्राट बन जाता है। किस नाम से बैठता है, नेपोलियन तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठता है। और उसके पश्चात जो कौन कौन सी विदेश नीतियाँ अपनाई जाती है, यानी अपने पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो इसमें तुम इटली को ले लो, जर्मनी को ले लो। हालांकि इटली और जर्मनी के एकीकरण में हमने इसका जिक्र किया, फ्रांस के साथ इसके क्या संबंध होंगे, ब्रिटेन के साथ क्या होंगे, ऑस्ट्रिया के साथ क्या संबंध होंगे, उनका हम विस्तृत रूप से जो जिक्र करेंगे। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी इतिहास विषय से संबंधित किसी तरह की जिज्ञासा और उत्सुकता हो तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।